हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ एनआईएस बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10th का चैप्टर 16 माय ओनली क्राई कवर कर चुकी हूँ। उसकी डीप लाइन बाय लाइन मैंने आपके साथ एक्सप्लेनेशन दिया था। अब बारी आती है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की, क्योंकि चैप्टर को समझ तो लिया, लेकिन किस किस्म के सवाल आते हैं एंड उन सवालों में किस किस्म के पॉइंट्स देना इंपॉर्टेंट है। जवाब मतलब हमें आता है, बट हमें ये नहीं समझ में आता कि उस जवाब में कैसे अपने थॉट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके क्लैरिटी के साथ लिख के आए। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि इस चैप्टर के कैसे क्वेश्चन आंसर्स बुक में दिए हुए हैं, कैसे आते हैं, बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड उन क्वेश्चंस के क्या रिस्पॉन्सेज हैं, सो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट यू आर गोइंग टू सी माई लैपटॉप स्क्रीन। लेकिन अगर मेरे चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, अपने पास सेव कर लेना, एग्जाम से पहले जरूर देखना रिविजन के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो ये रहा चैप्टर नंबर 16 माई ओनली क्राई एंड इट्स ऑन पेज नंबर 15 एंड व्हेन वी मूव ऑन टू द इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस दीज आर ऑन पेज नंबर 17। तो पहला क्वेश्चन कहता है व्हाई डज द चाइल्ड वांट टू स्पीक टू ग्रोन अप्स अबाउट द आर्म्स फैक्ट्रीज। जो बच्चा है वो बड़ों से क्यों बात करना चाहता है आर्म्स की फैक्ट्रीज के बारे में। यहाँ वाई लिखा है कि क्यों, ये नहीं पूछा है कि क्या बात करना चाहता है, व्हाट नहीं है, वाई है कि क्यों बात करना चाहता है। एंड इसका आंसर जो मैंने आपके लिए लिखा है वो ये है, द चाइल्ड वांट्स टू स्पीक टू ग्रोन अप्स अबाउट द आर्म्स फैक्ट्रीज बिकॉज बच्चा बड़ों से आर्म्स फैक्ट्रीज के बारे में बात करना चाहता है क्योंकि, ये सब हमने क्वेश्चन में से ले लिया, ओनली grown ups are making weapons and only they can stop it and make the world safe। वो इसलिए बात करना चाहता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ grown ups, सिर्फ और सिर्फ बड़े ही तो है ना जो weapons, जो हथियार बना रहे हैं, and only they can stop it, और वही तो stop कर सकते हैं, and make the world safe, और वही लोग तो वर्ल्ड को सेफ बना सकते हैं। तो बच्चा बड़ों से ही तो बात करेगा ना आर्म्स फैक्ट्रीज के बारे में, जब वही लोग वेपन्स बना रहे हैं, वही लोग रोक सकते हैं, वही लोग दुनिया को सेफ बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है हु आर द एडल्ट्स डिसीविंग। जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं, वो किसको डिसीव कर रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। तो आंसर है द एडल्ट्स थिंक दे आर डिसीविंग चिल्ड्रन बट दे आर एक्चुअली डिसीविंग देमसेल्व्स। जो बड़े हैं उनको लगता है कि वो बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, बट असल में वो आपस में एक दूसरे को ही बेवकूफ बना रहे हैं। और इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि एक न्यू वर्ड आपको गिवन है डिसीविंग, ठीक है, तो जब भी किसी आंसर में कोई ऐसा वर्ड आपको कहना हो कि एक दूसरे को बेवकूफ बनाना या फॉल्स इंप्रेशन देना, तो उसको किसी और वे में ना लिख के कोशिश कीजिएगा कि जो चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज किया गया है, जैसे कि यहाँ पर डिसीविंग यूज किया गया, आप आंसर में डिसीविंग ही लिख के आए, इससे एग्जामिनर थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। अब क्वेश्चन 3 कहता है व्हाई डज द चाइल्ड फील हेल्पलेस। जो बच्चा है वो हेल्पलेस क्यों फील कर रहा है। आंसर है द चाइल्ड फील्स हेल्पलेस बिकॉज चिल्ड्रन कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड अलोन एंड द एडल्ट्स डू नॉट लिसन टू देम। बच्चा इसलिए हेल्पलेस फील कर रहा है क्योंकि बच्चे अकेले तो दुनिया को बदल नहीं सकते, और बड़े जो हैं वो बच्चों को सुनना नहीं चाहते। तो बच्चा बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रहा है, बच्चे के पास कोई हेल्प नहीं, क्योंकि वो ना खुद कोई काम कर पा रहा है, ना बड़े वो काम करके दे रहे हैं, तो बच्चा तो हेल्पलेस फील करेगा ही ना। अब क्वेश्चन 4 कह रहा है हु डज द चाइल्ड कॉल माई फ्रेंड्स। बच्चा मेरे फ्रेंड्स कह के किसको पुकार रहा है। करेक्ट ऑप्शन चुनिए इनमें से। बच्चा बच्चों को माई फ्रेंड्स कह रहा है, एडल्ट्स को माई फ्रेंड्स कह रहा है, या दोनों को माई फ्रेंड्स कह रहा है। तो यहाँ पे बच्चा बच्चों से ही जब मुखातिब हो रहा है और फेलो चिल्ड्रन से, जो उसके उम्र के बच्चे हैं, वो उनके लिए माय फ्रेंड्स वर्ड का यूज कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर है चिल्ड्रन। ठीक है, आप क्वेश्चन 5 पूछ रहा है व्हाई डज द चाइल्ड वांट द एडल्ट्स टू टॉक ऑफ पीस एंड फेलोशिप। बच्चा बड़ों से क्यों चाहता है कि बड़े जो है वो पीस यानी शांति और फेलोशिप यानी कि आपस में भाईचारे की बात करें। आंसर है द चाइल्ड वांट्स द एडल्ट्स टू टॉक ऑफ पीस एंड फेलोशिप सो दैट एडल्ट्स अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट पीस एंड फ्रेंडशिप आर फॉर द वर्ल्ड। बच्चा एडल्ट से पीस और फेलोशिप की बात करवाना इसलिए चाहता है कि वो इन चीज़ों की बात करें ताकि एडल्ट्स जो है समझें कि पीस और फ्रेंडशिप पूरी दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्वेश्चन 6 जो कि इन-टेक्स्ट क्वेश्चन 16.1 का लास्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है व्हाई डज द चाइल्ड कॉल इट अ डेफ वर्ल्ड। बच्चा इस दुनिया को बहरी दुनिया कह के क्यों पुकार रहा है, क्योंकि उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है ना। तो आंसर है द चाइल्ड कॉल्स इट अ डेफ वर्ल्ड बिकॉज नो वन लिसन्स टू द चिल्ड्रंस क्राइज फॉर पीस। बच्चा इसको एक डेफ वर्ल्ड इसलिए कह रहा है क्योंकि कोई भी इंसान
उस बच्चे की और उन बच्चों की जो चीखें हैं, जो उनकी आहें हैं पीस के लिए, शांति के लिए, उन आहों को कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए बच्चा इस दुनिया को बहरी दुनिया कह के पुकार रहा है। अब चलते हैं इंडेक्स क्वेश्चंस 16.2 की तरफ, और ये है पेज 19 पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द 3 थिंग्स दैट द चाइल्ड वांट्स एवरीवन टू स्टॉप डूइंग। 3 चीजें ऐसी बताइए जो बच्चा चाहता है कि सब करना छोड़ दें, और वो हमें कहाँ से ढूंढनी है, इन लाइंस के बीच में से। इनफ प्रॉमिसेस और अवेल ऑफ डस्ट लाइज ओवर इट के बीच में से। तो ऊपर जाएंगे, इनफ प्रॉमिसेस, इनफ वेटिंग, यहाँ से लेके अ डस्ट ऑफ लाइज ओवर इट, यहाँ तक में हमें 3 चीजों को ढूंढनी है कि कौन सी 3 चीजों को बच्चे ने कहा है कि रोक दो। तो उसने बोला है कि स्टॉप मेकिंग आर्म्स, स्टॉप मेकिंग वर्ड्स ब्रेकआउट एंड स्टॉप टेलिंग लाइज। ये 3 बातें बच्चे ने कही है कि ये करना छोड़ दो। तो इसका आंसर है कि द 3 थिंग्स दैट द चाइल्ड वांट्स एवरीवन टू स्टॉप डूइंग आर, हम ऐसे लिखेंगे इसे 2, ठीक है। इसको मैं एक मिनट ब्लैक कलर कर देती हूँ, आर, ठीक है। स्टॉप मेकिंग आर्म्स, स्टॉप स्टार्टिंग वॉर्स एंड स्टॉप टेलिंग लाइज, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 कह रहा है हु आर वी एंड यू इन वी आर सिक यू आर सिक। इस लाइन में वी आर सिक और यू आर सिक में वी कौन है और यू कौन है? तो आंसर हम लिखेंगे वी आर चिल्ड्रन। वी तो बच्चों के लिए इस्तेमाल किया गया है और यू एडल्ट्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब क्वेश्चन 3 कह रहा है व्हाट इज द एसेंशियल नीड ऑफ द चाइल्ड। उस बच्चे की एसेंशियल नीड क्या है, जरूरत क्या है, उसकी मेन जरूरत क्या है? और इसका आंसर है अ वर्ल्ड फिल्ड विथ पीस, लव एंड फ्रेंडशिप इज द एसेंशियल नीड ऑफ द चाइल्ड। एक ऐसी दुनिया जिसमें पीस यानी शांति, लव मतलब प्यार, और फ्रेंडशिप यानी दोस्ती हो, ऐसा वर्ल्ड जो है वो उस बच्चे की एसेंशियल नीड है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हु डज द चाइल्ड होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्राइविंग हिम ऑफ दिस एसेंशियल नीड। वो बच्चा किसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है उसकी इस एसेंशियल नीड, यानी कि जो एसेंशियल नीड हमने अभी ऊपर बताई है उससे उसको दूर रखने के लिए, डिप्राइव करने के लिए बच्चा किसको जिम्मेदार ठहरा रहा है? एंड इसका आंसर है द चाइल्ड होल्ड्स एडल्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्राइविंग हिम ऑफ दिस एसेंशियल नीड। इस एसेंशियल नीड के डिप्राइव करने के लिए बच्चा जो है वो बड़ों को रिस्पॉन्सिबल करार दे रहा है, ओके। अब आते हैं टर्मिनल क्वेश्चंस पर, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं। पहली बात कि एसेंशियल नीड ऑफ द चाइल्ड जो हमने ढूंढा है वो भी हमने इसी पोएम से यहाँ ढूंढा है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ लिख रहा है आर लाइफ इज एसेंशियली अफेक्शन बट योर थ्रू योर फॉल्ट अ वेल ऑफ डस्ट लाइज ओवर इट, कि हमारी जो एसेंशियल ज़रूरत है वो तो हमारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही है ना, अफेक्शन ही है, लेकिन तुम्हारी गलतियों की वजह से उस पर एक धूल की एक परत चढ़ चुकी है, एक फॉल्स लाइज की परत चढ़ चुकी है। तो ये आंसर मुझे पता तो यहाँ से है, और मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप बिना पढ़े जाएं, बिना समझे अपने चैप्टर को जाएं। बट जस्ट इन केस आपने अच्छे से तैयारी नहीं करी है, या ये वाला चैप्टर आपका थोड़ा कमजोर रह गया है, या आपको याद नहीं रह पा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, तो ये याद रखिए कि इस चैप्टर के ज्यादातर क्वेश्चन आंसर्स में यही पूछा गया होगा कि बच्चा किससे बात कर रहा है। तो बच्चा बड़ों से ही बात कर रहा है, बच्चा किसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है, तब भी आपको एडल्ट्स ही लिखना है मोस्टली। वैसे तो देखो क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं, बट अगर तुक्केबाजी करके आओ तो तुक्केबाजी प्लीज ध्यान से करना कि जब भी इस चैप्टर में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई ट्रू फॉल्स वगैरह भी आ जाए तो आपको क्या करना है कि बच्चा जो है सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रही हूँ, मतलब इस चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन आंसर्स में भी ज्यादातर ध्यान ये दीजिएगा कि बच्चा जो है बड़ों से मुखातिब है, बड़ों से बात कर रहा है, बड़ों को ही गलत ठहरा रहा है, बड़ों को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है। और जब कुछ कैजुअली बात कर रहा है जैसे माय फ्रेंड्स कह रहा है, तब वो अपने ही फेलो चिल्ड्रन से बात कर रहा है कि हटो ये तो नहीं सुनेंगे या वो कुछ, तब वो वी कह रहा है तो बच्चों के लिए कह रहा है, अपने साथ के बच्चों के लिए। माय फ्रेंड्स कह रहा है तो अपने साथ के बच्चों के लिए कह रहा है, लेकिन जब वो यू कह रहा है या जिम्मेदार ठहरा रहा है तब वो एडल्ट से बात कर रहा है। तो ओवरऑल क्वेश्चंस जो हैं वो इसी चीज पे बेस्ड है। अब लास्ट जो है वो आ गए इस चैप्टर के टर्मिनल क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ इज द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट्स। बच्चों की दुनिया बड़ों की दुनिया से कैसे डिफरेंट है? 50 वर्ड्स में अपना आंसर दीजिए, ठीक है।
तो मैंने आपके लिए जो आंसर लिखा है वो ये है, द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन इज फुल ऑफ लव, ट्रुथ एंड इनोसेंस। बच्चों की दुनिया प्यार, सच्चाई और इनोसेंस, इनोसेंस कहते हैं मासूमियत को या फिर निर्दोष होने को, ठीक है। दे डू नॉट लाई और फाइट, बच्चे जो होते हैं वो ना तो झूठ बोलते हैं ना ही वो झगड़े करते हैं, ठीक है। तो बच्चों की दुनिया लव, ट्रूथ एंड इनोसेंस से भरी होती है। द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट्स इज फुल ऑफ लाइज, सेल्फिशनेस एंड वॉर्स, लेकिन बड़ों की जो दुनिया है वो तो झूठों से भरी है, सेल्फिशनेस से भरी है, वॉर से भरी है। सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थ, खुदगर्जी, ठीक है। तो बड़ों की दुनिया में तो बहुत खुदगर्जी है, बहुत लड़ाई झगड़े हैं, बहुत झूठ है, लेकिन बच्चों की दुनिया बहुत पवित्र है, ओके। एडल्ट्स फाइट फॉर पावर एंड डिस्ट्रॉय पीस, और जो एडल्ट्स हैं वो पावर के लिए लड़ते हैं और पीस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, सुकून को खत्म कर देते हैं। आप पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है पोएट का इन फ्रेजेस में क्या मतलब है, करेक्ट आंसर चुनिए। मतलब कि थिंक अबाउट टेमिंग द विंड्स जो है उसका इन तीनों में से क्या मतलब है। अगर आपने मेरे एक्सप्लेनर वीडियो देखे आपको पता होगा कि टेमिंग द विंड्स वाली लाइन को मैंने आपको कितनी देर समझाया था, अलग 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 कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग वेज में, ठीक है। तो वैसे तो आई थिंक आपको पता ही होगा, मैं फिर भी बता रही हूँ। बट अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स देख के मत चैप्टर पढ़ने की कोशिश करो, प्लीज इसको यहीं छोड़ो, वहां जाओ, उस चैप्टर को देखो, फिर यहाँ आना। फिलहाल टेमिंग द विंड्स का मतलब है कि जो नेचर में जो इश्यूज हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो। ना तो विंड को एनर्जी से यूज करने से कोई मतलब है, ना ही किसी स्टॉर्म्स को चेक करने से मतलब है कि क्योंकि किसी स्टॉर्म्स की वजह से कोई डैमेज या वॉर्न नहीं हो रहा है। बल्कि जो ऑथर है वो यहाँ पे कह रही है, पोएट ही कह रही है कि नेचुरल जो कैलामिटीज है, नेचर में जो हो रहे दिक्कतें हैं उनको समझो, उनको कंट्रोल में करो, उनके रिलेटेड उन इश्यूज को समझ के उनके रिलेटेड आंसर मतलब सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करो। तो एक आंसर है सबड्यू एंड कंट्रोल नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है। उसके बाद बी कह रहा है थ्रू योर फॉल्ट। थ्रू योर फॉल्ट का क्या मतलब है, फॉल्ट ऑफ एडल्ट्स, फॉल्ट ऑफ आर्म मेकर्स, या फिर फॉल्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट विंग पीपल। जैसे मैंने बोला एडल्ट से ही मुखातिब है ये चैप्टर, तो यहाँ थ्रू योर फॉल्ट किसके लिए कहा गया है, एडल्ट से कहा गया है कि भाई तुम्हारी गलतियों की वजह से हमारी दुनिया में एक वेल डस्ट की वेल जो है वो कवर हो चुकी है। तो यहाँ पे द फॉल्ट ऑफ ऑल एडल्ट्स आएगा। अब क्वेश्चन 3 कह रहा है अ वेल ऑफ डस्ट लाइज ओवर इट। अभी मैंने बोली ना यही लाइन कि धूल की एक वेल, एक घूंघट जो है हमारी दुनिया के ऊपर एक कवर कर चुकी है हमारी दुनिया को। इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारी जिंदगी जो है वो धूल जो कि एक्सप्लोजिव्स और जो बारूद और गन पाउडर वगैरह से धूल उड़ी है उससे कवर हो गई है। ये तो बिल्कुल ही यूजलेस ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ हम ये इस कॉन्टेक्स्ट में इससे कोई मतलब नहीं था। आवर लाइव्स आर अंडर द थ्रेट ऑफ वेपन्स, हमारी दुनिया जो है वो इन खतरनाक हथियारों के थ्रेट में मतलब दब गई है। थ्रेट मतलब खतरा, तो ये ऑप्शन हो सकता है, बट थर्ड पढ़ना जरूरी है। आर लाइव्स आर बरीड अंडर डस्ट एंड डर्ट, हमारी जिंदगियां धूल मिट्टी में दब के रह गई नहीं, तो इसका आंसर है आर लाइव्स आर अंडर द थ्रेट ऑफ वेपन्स, हमारी जो जिंदगियां हैं वो खतरनाक हथियारों के हम खतरे में जो है वो दब के रह गई हैं, ठीक है। तो यहाँ ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है हु कैन बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, कौन एक बेटर वर्ल्ड को बना सकता है। एंड आंसर क्या है, द एडल्ट्स कैन बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, बड़े जो हैं वो एक बेटर वर्ल्ड बना सकते हैं। अब क्वेश्चन 4 कह रहा है 50 से 60 वर्ड्स में इस पोएम की थीम के बारे में बात करो। मैं हमेशा कहती हूँ चैप्टर एक्सप्लेनेशन के टाइम पे कि थीम्स को ध्यान से सुनो समझो, थीम्स, समरी, कैरेक्टर स्केचेस ये सब आ जाते हैं, देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन में थीम्स हमसे पूछी गई है, और सिर्फ अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन में थीम है इसका मतलब ये नहीं कि एनआईएस बोर्ड अगर थीम पूछेगा तो सिर्फ इस चैप्टर से पूछेगा। थीम एक क्वेश्चन में पूछ ली ना, एक पोएम की थीम पूछ ली ना, इसका मतलब है एनआईएस बोर्ड थीम पे सवाल पूछ सकता है, वो कोई सी भी पोएम, ओके। तो आपको जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो आपको उसकी थीम के बारे में पता होना चाहिए। तो 50 से 60 वर्ड्स में हमें इस चैप्टर की, इस पोएम की थीम के बारे में बात करनी है, और बात करनी है कि कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में भी आज भी ये थीम जो है वो रेलेवेंट है, आज की दुनिया में भी कैसे लागू करती हैं ये बातें जो इस पोएम में हमसे की गई हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो मैंने लिखा है वो ये है कि द पोएम सेज दैट
मेकिंग डेडली वेपन्स विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ये पोएम कहती है कि डेडली वेपन्स जो बनाने से दुनिया जो है ख़त्म हो जाएगी। वॉर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनोसेंट पीपल को ही किल करती है और शांति को ख़त्म कर देती है। एडल्ट्स शुड स्टॉप मेकिंग वेपन्स, बड़े लोगों को वेपन्स यानी हथियार बना देने बंद कर देने चाहिए। एंड ब्रिंग पीस फॉर चिल्ड्रन, और एडल्ट्स लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चों के लिए शांति और सुकून लेकर आए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, ये आज भी इतना ही इंपॉर्टेंट, इतना ही रेलिवेंट है, क्योंकि बिकॉज मेनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर वेपन्स दैट कैन डिस्ट्रॉय द अर्थ, क्योंकि आज भी बहुत सी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि इस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 5 कह रहा है रीड द पोएम वंस अगेन एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स। इस पोएम को दोबारा पढ़ के इन पॉइंट्स को आंसर करो। पहला क्वेश्चन है कि क्या इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम मैं आपको वैसे शॉर्ट में बता दूं, बट अगर आपको और अच्छे से डिटेल में जानना हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, फिर मैं इस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगी। राइमिंग स्कीम का मतलब होता है कि जब हम एक पोएम को लिख रहे होते हैं, जब हम एक पोएम को व्हाट डू यू कॉल इट पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें अगर लास्ट के जो दो लास्ट का जो वर्ड होता है वो अगली लाइन के लास्ट वर्ड से, या फिर एक लाइन छोड़ के तीसरा जो लाइन है उसके लास्ट वर्ड से मैच कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो स्टार और आर एक दूसरे से देखो दोनों ही लाइन में आगे पीछे, पहली लाइन को अगर हम ए कहते हैं और दूसरी लाइन को हम अगर बी कहते हैं तो पहली और दूसरी लाइन के दोनों वर्ड्स एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं, ये राइमिंग स्कीम होती है। राइमिंग स्कीम कई अलग अलग तरीके की होती हैं, तो किसी भी पैटर्न की क्या कोई राइमिंग स्कीम आपने इस पोएम में देखी? नहीं, हमने नहीं देखी, क्योंकि कोई भी लाइन देखो एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है। यहाँ पे डिसीविंग लिखा है, यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा है, यहाँ पे ग्रोन अप्स लिखा है, यहाँ पे यू लिखा है। ऐसा भी नहीं है कि चलो डिसीविंग यहाँ है तो डिसीविंग इससे नहीं मैच कर रहा तो चलो इससे मैच कर जाएगा, कोई राइमिंग है ही नहीं इस पोएम में। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे आपको एक्सप्लेन करना हो सही से कि राइमिंग स्कीम असल में होती क्या है, तो देखो मैं आपसे कहूंगी कि एक राइमिंग स्कीम एक पोएम में एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें हर लाइन के एंड में कुछ राइमिंग वर्ड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कभी आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की बताई थी, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। मान लो एक पोएम है द स्काई इज ब्लू द सन इज ब्राइट आई विल गो विद यू टिल फॉल ऑफ नाइट, तो इसमें अगर हम इस लाइन को ए का नाम दे दें, इस लाइन को बी का नाम दे दें, तो देखो ब्लू से ब्राइट तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन ब्लू से यू तो राइम कर रहा है ना, तो इसका मतलब है अगर मैं ब्लू की राइमिंग आखिर वर्ड की राइमिंग को ए बोल दूं तो दूसरी नहीं लेकिन तीसरी लाइन में तो ए ही राइमिंग स्कीम है, और यहाँ ब्राइट है और यहाँ नाइट है, तो इसका राइमिंग स्कीम हो गया ए बी, है ना, इसको राइमिंग स्कीम कहते हैं। ठीक है, तो ये समझाने का मतलब क्या था कि आपसे पूछा गया है कि क्या कोई राइमिंग स्कीम है, तो हमने तो कोई स्कीम नहीं देखी, कोई पैटर्न नहीं देखा इस जैसा इस पोएम में, तो हम कहेंगे कि नहीं कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, तो हम क्या आंसर देंगे? नो, देयर इज नो राइमिंग स्कीम। लेकिन पहले हम सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं फिर आंसर देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डू ऑल द स्टैंजास हैव द सेम नंबर लाइंस ऑफ ना। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डू ऑल द स्टैंजास हैव द सेम नंबर ऑफ लाइंस, क्या सारे स्टैंजास में सेम नंबर ऑफ लाइंस हैं? वो भी नहीं है। आर ऑल लाइन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आर ऑल लाइंस इक्वल इन लेंथ, क्या सारी की सारी लाइंस लेंथ में इक्वल है? नहीं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, ऐसा भी नहीं है कि हर स्टैंजा में चार ही लाइंस है, किसी में 3 है किसी में 4 है। अगर आप ऊपर एक बारी देखो तो देखो इसमें कितने ढेर सारे इस स्टैंजा में लाइन है, कोई लाइन लंबी है कोई छोटी है, इसमें देखो तो कम है। ठीक है, इसमें एक लाइन इतनी सी है इन अ डेफ वर्ल्ड, कोई लाइन में इतने ज्यादा वर्ड हैं, है ना। इसमें सिर्फ 3 लाइन दे रखी हैं, उनमें से भी तीनों एक सी नहीं है, ये लंबी है ये दोनों छोटी है, तो मतलब बिल्कुल भी कोई इसमें सिमेट्री नहीं है ना। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है डू ऑल द स्टैंजास हैव अ सिमिलर पैटर्न ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइंस, क्या सारे स्टैंजा में चलो कम से कम लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइन का कोई पैटर्न ऑब्जर्व करा है आपने? नहीं, हमने वो भी ऑब्जर्व नहीं किया। तो जब कोई राइमिंग स्कीम ही नहीं है तो ये पोएम कैसी हुई? ये पोएम तब भी हुई क्योंकि बिना राइमिंग स्कीम के भी पोएम्स होती हैं। राइमिंग स्कीम का मतलब ये होता है जो मैंने आपको बताया था कि एक पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन हो, लेकिन पोएम्स में बिना राइमिंग स्कीम के भी चलता है। बिना राइमिंग स्कीम की पोएम को क्या बोलते हैं? एक ब्लैंक वर्ड्स बोलते हैं। तो हम आंसर में लिखेंगे द पोएम इज इन ब्लैंक वर्ड्स, ये पोएम जो है वो ब्लैंक वर्ड्स में है।
द लाइन्स डू नॉट राइम। अब हम सब आंसर्स दे रहे हैं यहाँ पे कि लाइन्स राइम नहीं कर रही हैं, ठीक है, ना तो नंबर ना ही लेंथ ऑफ लाइन्स जो है वो सेम है, कोई फिक्स पैटर्न भी नहीं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो हमने सब एक साथ आंसर कर दिए हैं। द पोएट हैज फ्रीडम टू राइट लाइन्स एज नीडेड। पोएट ने फ्रीडम का इस्तेमाल किया है, जैसी मर्जी उसकी लाइन रही है उसने लिखी है, कोई लॉन्ग है, कोई शॉर्ट है, कोई पैराग्राफ बड़ा है, कोई स्टैंजा बड़ा है, कोई छोटा है। पोएट ने ब्लैंक वर्ड्स में इस पोएम को लिखा है, लेकिन इट स्टिल हैज अ स्मूथ रिदम, लेकिन फिर भी रिदम स्मूथ है इस पोएम की। जब आप पढ़ते हो तो ऐसी कोई अटक सी नहीं आती कि अरे ये पोएम है कैसे, भाई हमें पढ़ते टाइम बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था, क्योंकि पोएट्री फिर भी लग रही थी, ठीक है। तो इसको ब्लैंक वर्ड्स बोलते हैं। अगर आप जानना चाहते हो ब्लैंक वर्ड्स डिटेल में, ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, तो देखो ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है। ब्लैंक वर्ड्स इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट डज नॉट राइम बट स्टिल हैज अ रिदम। एक ब्लैंक वर्स एक ऐसे टाइप की पोएम होती है जो राइम तो नहीं करती लेकिन फिर भी उसमें कोई रिदम होती है। एक ब्लैंक वर्स में पोएट फ्री होता है, वो अपनी मर्जी के डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स की लाइंस को यूज कर लेता है। कोई लेंथ, कोई लाइन छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, लेकिन फ्लो जो है वो स्मूथ होता है, जैसे कि नेचुरल स्पीच हो। मतलब पोएम बड़ी स्मूथली चलती हुई आती है, अपनी बात अपना मुद्दा बहुत स्मूथली रखती है। ऐसा नहीं लगता है कि अरे अभी तो इस चीज की बात हो रही थी अब इसकी, बड़े स्मूथ फ्लो में अपने पक्ष को, अपनी बात को रखा जाता है विद अ स्टेडी बीट और मूवमेंट। और जो मूवमेंट पोएम में चल रहा होता है वो बहुत स्टेडी होता है, मतलब आप एक के बाद एक दूसरे से पॉइंट को अच्छे से लिंक कर पा रहे होते हो, ठीक है। इसको ब्लैंक वर्ड्स बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। ना आने को ये एग्जाम में नहीं भी आ सकता, बट अगर आए तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या आ गया, हमें तो पता ही नहीं था। बहुत इजी सी चीज है। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन हो मेरे साथ आप कमेंट्स में इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई हैज द पोएट चूजन अ चाइल्ड टू वॉइस हिज कंसर्न्स। हिज नहीं, यहाँ पे हर आएगा क्योंकि लैला इब्राहिम सिमान ने ये पोएम लिखी है, वो एक लेडी है, वो एक फीमेल है, ठीक है। खैर, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोएट ने अपनी कंसर्न्स को सामने रखने के लिए बच्चे को क्यों यूज किया है, बच्चे के नजरिए से पोएम को क्यों लिखा है। एंड इसका आंसर है, द पोएट हैज चोजन अ चाइल्ड टू वॉइस हिज कंसर्न्स बिकॉज इन चिल्ड्रन आर इनोसेंट। पोएट ने अपने कंसर्न्स को एक आवाज देने के लिए बच्चे का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत इनोसेंट, बहुत ही ज्यादा पवित्र होते हैं। बच्चे बहुत निर्दोष होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, पाक होते हैं, बेसिकली हर गुनाह से पाक होते हैं, हर गलत काम से पाक होते हैं। ओके, दे आर ऑनेस्ट, वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत सच बोलते हैं। एंड आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। और वो बच्चे ही तो है ना जो इस वर्ल्ड का फ्यूचर है, तो वही बच्चे तो अपने कंसर्न ज्यादा दिखाएंगे क्योंकि कल को ये वर्ल्ड उनको यूज करना है। दे कैन स्पीक द ट्रूथ विदाउट फियर। वो बिना डरे सच की बात कर लेते हैं बच्चे। इसलिए पोएट ने अपने कंसर्न्स को रखने के लिए एक बच्चे की आवाज का इस्तेमाल किया है। सो आई होप इसी के साथ आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, तो आई होप इसी के साथ आपको माई ओनली क्राई के सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो so feel free to ask those questions to me in the comments below। लेकिन अगर कंफ्यूजन ना हो और सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक थैंक यू तो बनता है। अब थैंक यू प्रॉपर थैंक यू वाला थैंक यू नहीं चाहिए, कोई नहीं, आप थैंक यू लिखो ना लिखो, एक स्माइल इमोजी भी बना दोगे, मैं खुश हो जाऊंगी। सो प्लीज 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 एंगेज विद माय वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो के नीचे प्लीज 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 कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।